अब ये T1 की वैल्यू ये पॉजिटिव में आ रही है, जबकि टेम्परेचर के हिसाब से आप देखोगे इंटरसेप्ट दोनों ही आपके प्लस W 2 से 3 प्लस W 3 से 1 यही होने वाला है। अब 1 से 2 की तरफ आप देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो हेस लॉ क्या बोलता है कि भैया डेल्टा H रिएक्शन जो है, और H0 मान लेते हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू। हेलो एवरीवन, नमस्कार 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 बालकों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सेशन में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सीरीज, जहां हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आप सभी के लिए बड़ा ही डरावना चैप्टर रहता है जनरली, बट एक्चुअली में क्वेश्चन आने वाले से जो है वो थोड़े इजी ही रहते हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने की, साथ में हम ट्राई करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी, ठीक है। कुल मिला के थर्मोडायनेमिक्स पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का एक अहम चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं इस चैप्टर में से। तो आप याद रखिएगा कि इस चैप्टर को भूलिएगा नहीं और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। बिना समय को वेस्ट किए हम सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप उनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूले यूटिलाइज करने हैं, इन सब की हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने का आपको समय दूंगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो आप आगे बताइएगा, नहीं होता है तो सॉल्यूशन के लिए मैं हूं ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से पढ़िए। अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन। आपके पास इन चारों में से पूछा हुआ है पाथ फंक्शन कौन सा होता है। वैसे आपने पढ़े होंगे पाथ फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के अलावा भी किस पाथ के थ्रू वो चेंज लाया गया है उस पर डिपेंड करते हैं। दोज आर एक्चुअली नोन एज पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी भी पाथ से चले जाओ उनकी वैल्यू सेम रहने वाली है। और ऐसे केस में हमारे पास सुहाग जो टोटल नाम आता है वो सारे के सारे हमारे पास स्टेट फंक्शन होते हैं, जिसमें S मींस एंट्रोपी, U मींस इंटरनल एनर्जी, H मींस एंथैल्पी, A मींस हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड G मींस गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, ये आपके बेसिकली रहते हैं स्टेट फंक्शन। इसके अलावा अगर आप हीट एंड वर्क डन की बात करोगे, दोज आर पाथ फंक्शंस, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू आप चेंज ला रहे हो उसकी वजह से इनकी वैल्यू में चेंज जरूर आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे ही रखे हैं, पहला दे रखा है Q प्लस W, दूसरा दे रखा है Q, तीसरा दे रखा है W एंड नेक्स्ट वन इज H माइनस TS दे रखा है। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला पार्ट जो Q प्लस W है ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले को दिखाता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो इन्हीं दोनों के थ्रू आता है। एंड इंटरनल एनर्जी जो आपका पार्ट है वो बेसिकली एक स्टेट फंक्शन होता है, तो ये वाली बात तो हम नहीं करने वाले हैं। Q आपको पता ही है, मैंने बता दिया। हीट आपका पाथ फंक्शन है, डेफिनेटली होगा। वर्क डन आपका पाथ फंक्शन है, डेफिनेटली होगा। H माइनस TS ये गिब्स एनर्जी को बताता है, गिब्स एनर्जी भी आपकी स्टेट फंक्शन हो जाती है, तो ये भी नहीं आने वाला है। इसका मतलब B एंड C जो है वही आपके करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। आपके पास आंसर जो है बालकों वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर A। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो भी आप आराम से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट आए तो मुझे बता देना, किसी को कोई भी डाउट आए मुझे बता जरूर देना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफिकल क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस in a closed vessel system, which of the following plots does not correctly describe the relation between the various thermodynamic quantities? तो सबसे पहला है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका प्रेशर के साथ है। इधर आपको दिख रहा होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के साथ दे रखी है। आइडियल गैस के लिए हम मान के चलते हैं Cp प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, Cv वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है। किसके लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हम बात करते हैं आइडियल गैसेस के लिए, क्योंकि रियल गैसेस में इनकी डिपेंडेंसी है बट आइडियल गैस में इंडिपेंडेंट होते हैं कंप्लीटली। मतलब Cv की वॉल्यूम के साथ कोई इंडिपेंडेंसी नहीं दिखती है, इसका मतलब ये कर्व बिल्कुल ठीक है। और Cp की प्रेशर के साथ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दिखेगी, सो इट शुड बी अ कर्व लाइक दिस। इस तरीके का एक कर्व होना चाहिए, कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है, बट क्योंकि यहां पर दे रखा है इसका मतलब मुझे समझ में आ रही है कि यही मेरा पार्ट है जो इनकरेक्टली रिप्रेजेंटेड है। बट देख लेते हैं बाकी के जो बचे हुए पोर्शन है उनमें भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए।
जैसे यहां पे बोल रखा है सीवी की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ है, बिल्कुल है। हर एक हीट कैपेसिटी की टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी जरूर देखने को मिलती है। वो इनिशियली थोड़ा स्लोली बढ़ती है, एक पॉइंट के बाद वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है और फिर इवेंचुअली एक वैल्यू पे जाने के बाद उसका इंक्रीमेंट बहुत स्लोली होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक दिख रही है कि सीवी की टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे करके वो वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। सेम इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। अब देखो यहां पर भी आपको इंक्रीमेंट इसलिए देखने को मिला है क्योंकि अलग अलग तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक गैस के केस में भी। ट्रांसलेशनल एनर्जी आपके पास आ जाती है, मी भी आप डायटोमिक लोगे तो उस केस में आप वाइब्रेशनल एनर्जी को और इंक्लूड कर लोगे, जिसकी वजह से आपको एकदम इंक्रीज देखने को मिल जाता है क्योंकि अलग अलग तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उस सिस्टम के अंदर। तो ये बात तो बिल्कुल सही बता रहा है। सेम तरीके से मैं अगर इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ देखूंगा, वही चीज आएगी कि आपके मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन मोशन तो होगा ही होगा, डायटोमिक में रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। तो टेम्परेचर के साथ ये वैल्यू बढ़ेगी डेफिनेटली, और आइडियल गैस के केस में तो केवल एक ही फैक्टर है जो डिपेंडेंसी दिखाता है। इसका मतलब ये कर्व भी सही है। तो ओनली कर्व विच इज इनकरेक्ट, जो साफ साफ आपको देख के समझ में आ रहा है, वो केवल ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आशा करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डिफिकल्टी आए मुझे बताना जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहीं पे आंसर कर दूं। आपने देखा भी होगा कि मैं जनरली अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है तो उसका आंसर नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है, वो आंसर लिखने वाला मैं ही हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको लगता है कोई चीज नहीं समझ में आई तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में इसको इंक्लूड भी कर लूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं डेफिनेटली, एंड आई नो दैट थिंग। तो अगर आप कुछ भी पूछोगे मैं कोशिश करूंगा उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ। अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल की तरफ। कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, और ऐसा बता रहा है कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है। द ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम V इज, फाइनल वॉल्यूम पे उसका क्या होने वाला है जो कि V होगा, बताइए। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, देखो आराम से, पहले खुद से करके देखो अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो मुझे बताना। देखो हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वो भी आइडियल गैस का। तो W तुम जानते हो क्या हो जाएगा आपका, -nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये आ जाएगा आपका। यहां से W विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका -nRT ln V फाइनल माइनस ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल। यहां से आप करके देखोगे, दिस विल बी -nRT ln V फाइनल प्लस nRT ln V इनिशियल। अब उन्होंने बोला है कि फाइनल वॉल्यूम V रखना है, तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम की कांस्टेंट दे दी है वैल्यू, इस फाइनल वॉल्यूम को हमें V रखना है। तो यहां से W क्या आ जाएगा आपका, -nRT ln V प्लस nRT ln V इनिशियल, ये आपके पास देखने को मिल जाएगा सबसे पहली बात। अब यहां पर आपके पास जो कर्व दे रखा है, याद रख लेना, वो ऑलरेडी मॉड में दे रखा है। तो मॉड में दे रखा है तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस वाला साइन है, इसको मैं पहले ही हटा देता हूं। चलो इसको मैं पहले ही हटा देता हूं। अगर मैं मॉड W की बात करूं तो दिस विल बी nRT ln V फाइनल माइनस nRT ln V इनिशियल, यही वैल्यू हो जाएगी। थैंक यू सर, ठीक है। ये आप अगर देखोगे इस केस में, अगर मैं बोलता हूं V फाइनल को दे रखा है V, तो ये हो जाएगा nRT ln V माइनस nRT ln V इनिशियल, ठीक है। ये आपके पास W की वैल्यू आ गई है। अब अगर सपोज करो मेरे पास दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, मैं बात करता हूं टेम्परेचर T1 पे, सो दिस W विल बी nRT1 ln V माइनस nRT1 ln V इनिशियल। और अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर T2 पे बेटा, तो मॉड ऑफ W विल बी इक्वल टू nRT2 ln V2 माइनस nRT2 ln V इनिशियल, ठीक है। ये आपके पास दो ग्राफ जो हैं
मतलब दो इक्वेशन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप वाई एक्सिस पे देखो मॉड ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू है और एक्स एक्सिस पे देखो एल एन वी की वैल्यू है, मतलब एल एन वी टू मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, एल एन वी ही रहेगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो वी ही है हमारा, ये हो जाएगा एल एन वी माइनस। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को मुझे बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं है। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है। और मैं इक्वेशन लिखूं आपके सामने, मॉड ऑफ w विल बी इक्वल टू एन आर टी टू एल एन वी माइनस एन आर टी टू एल एन वी इनिशियल एंड मॉड ऑफ w एन आर टी टू एल एन वी माइनस एन आर टी वन, ये टी वन के लिए होगा ना, हाँ टी वन एल एन वी टी वन एल एन वी इनिशियल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहां से आपको समझ में आएगा सबसे पहली बात तो स्लोप क्या क्या आएंगे दोनों इक्वेशन के। पहले केस में ये x है और ये y है, तो मतलब स्लोप आ गया एन आर टी टू और स्लोप आ गया एन आर टी वन। मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम है उसका स्लोप कम होगा। अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं, इंटरसेप्ट ऑफ y की बात करूं, तो वो यहां दिखेगा आपको माइनस एन आर टी टू एल एन वी आई एंड माइनस एन आर टी वन एल एन वी आई। इसका मतलब यहां से साफ समझ में आ रहा है अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो इसकी लाइन नीचे की तरफ मोर नेगेटिव जाएगी, मतलब ये मोर नेगेटिव इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा, ये आपका लेस नेगेटिव इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा। ये बात आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। ये ग्राफ का पूरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया और सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब आओ ग्राफ को देखते हैं, अब आओ ग्राफ को देखते हैं ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे सारी वैल्यूज जीरो के पास आके ही मर्ज हो रही हैं, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव में जा रही हैं, जबकि स्लोप तो अपना सॉरी इंटरसेप्ट बता रहा है कि वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये वाला तो सरासर गलत है, ये वाला भी गलत है। अब ये T1 की वैल्यू ये पॉजिटिव में आ रही है, जबकि टेम्परेचर के हिसाब से आप देखोगे इंटरसेप्ट दोनों ही आपके नेगेटिव में आने चाहिए, एक ज्यादा नेगेटिव होगा एक कम नेगेटिव होगा। तो यहां पर मुद्दा बस ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा कर्व आपको बेस्ट फिट होने वाला है। ठीक है, अगर मैं देखूंगा वैसे तो टेक्निकली कोई भी कर्व सही तरीके से वैल्यू नहीं दे रहा है, बट टेम्परेचर की वैल्यू भी हमको पता नहीं है। अगर मैं देखूंगा तो इधर T2 का कर्व जो है वो T1 से ज्यादा स्टीपी है। ठीक है, ये आपका मोर स्टीपी कर्व है और ये आपका लेस स्टीपी कर्व है। यहां पर ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है आपका, इस केस में मोर नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, सही है कि नहीं, और इधर ज्यादा ही पॉजिटिव चला जा रहा है। देखो ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं जाएगा, मैं बोल सकता हूं कि जीरो के क्लोज या जीरो से थोड़ा बहुत नेगेटिव वैल्यू में आएगा। मुझे लगता है बेस्ट फिट जो कर्व है पूरी इक्वेशन के हिसाब से वो केवल मुझे यही दिख रहा है, पूरी इक्वेशन के हिसाब से बेस्ट फिट कर्व जो है वो मुझे यही दिख रहा है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। देख लो भाई, क्लियर है डन है, चलिए भाई, आशा करता हूं ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा एनालिसिस था और कुछ नहीं है। आगे की बात कर लेते हैं। अब हमने 3 क्वेश्चन की चर्चा कर ली है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 2CO प्लस O2 गिव्स अस CO2 दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अब हमको चाहिए इक्वेशन, इक्वेशन चाहिए तो ऐसा करो, पहले आपको कार्बन ग्रेफाइट चाहिए और O2 चाहिए, और दूसरी इक्वेशन में आपको CO2 नहीं चाहिए, CO चाहिए। तो इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख लो, रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2CO2 गिव्स अस 2CO प्लस O2, और इधर डेल्टा H इस रिएक्शन का आ जाएगा, उधर माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस का X। अब इसको 2 से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा CO2 गिव्स अस CO प्लस हाफ O2। ठीक है, और यहां पे फिर डेल्टा H आपका X/2 हो जाएगा।
ठीक है। और इसमें ये तीसरी इक्वेशन ऐड कर दो जो कि दे रखी है कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स अस CO। सही है। अच्छा ये तो हमको बनानी है, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे तीसरी इक्वेशन ये गई, प्लस O2 ऐड कर दो और यहां से बना दो आप CO2। इसका डेल्टा H दे रखा है माइनस का Y, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा CO2 से CO2 गया, एक O2 हाफ O2, तो ये हो जाएगा C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स अस CO हो जाएगा। तो इस केस में डेल्टा H रिएक्शन का जो निकल के आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो x/2 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/y2 आना चाहिए, x माइनस 2y/2, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। देख लो भाई, ठीक है, डन है। बालकों जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सिंपल आपका हेस्लो वाला ही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, इक्वेशन को तोड़ जोड़ के डेल्टा एच को आपको ऐड करना है बस, और कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, इनमें से पूछा हुआ है कि कौन से रिलेशंस बिल्कुल सही सही हैं। देखो आप आराम से, क्या लगता है आपको? देखो भाई देखो, जल्दी जल्दी देखो। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जनरली हम वर्क डन की जब बात करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू क्यू माइनस पी डेल्टा वी आता है, और यहां दे रखा है प्लस का, तो ये मेरे लिए सही रिलेशन नहीं है। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, और अगर मैं बोलूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा, ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रिलेशन आप काफी बार पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझ में आता है कि बिल्कुल सही रिलेशन है। और बोलो, निकालो भाई निकालो। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट है आपका, आप जानते हो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, और अगर मैं बात करता हूं ये क्यू रिवर्सिबल के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डेल्टा एस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू क्यू रिवर्सिबल जो भी आपके पास होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही समझ में आती है, तो ये आपका ठीक है। आप जानते हो H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी हम लोग लिखते हैं जनरली। अगर मैं बोलूं फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आता है। यही आता है, यहां उल्टा दे रखा है बेटा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल बी और सी ऑप्शन जो है, बी और सी ऑप्शन यही सही होने चाहिए। देख लो भाई देख लो, डन है बालकों? कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। डन, आगे बढ़े। अच्छा ये डी टी, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, ये डी क्यू ओवर टी, ये आपका बताता है, सेकेंड लॉ बताता है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, ठीक है। चलो जी
डन है। आई गेस मुझे लग रहा था इससे में तुमको डाउट आएगा, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया। तो पहला फॉर्मूला है जब सेकंड लॉ की तुम बात करते हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम बोलते हैं कि डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ए जो है वो सेकंड से कनेक्टेड होगा। प्रोसेस विद डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, तो ये होना चाहिए आपका थर्ड के साथ कनेक्टेड। डेल्टा एच रिएक्शन, तो हम बताते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम बोलते हैं कि भैया हमारा एनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ठीक है, सी का 4, सी का 4 एंड डी का 1। ये रहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, देख लो, काफी ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं, 7th है द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। किस में नेगेटिव एंट्रोपी चेंज होगा? तो CaSO4 का अगर आप देखोगे डेल्टा Ng निकाल लो, यहां पर प्रोडक्ट में एक गैसियस है, एक सॉलिड है, और रिएक्टेंट में एक सॉलिड है, तो डेल्टा Ng इसका +1 दिख रहा है, तो यहां पर एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो ये सॉलिड जो CO2 है, it's going to be converted into CO2 gaseous, अगेन डेल्टा Ng इसका पॉजिटिव है, तो यहां पर भी एंट्रोपी बढ़ेगी। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर एंड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया ऑफ N2 एंड H2। डिसोल्यूशन ऑफ I2 इन वाटर, यहां पर पार्टिकल मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में था, अब एक्वस में चला जाएगा, तो यहां पर भी आपका एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही करेगा। और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मतलब हेवर्स प्रोसेस की बात कर रहा है, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स अस 2NH3 गैसियस। डेल्टा Ng इस केस में देख लो, प्रोडक्ट में 2 गैसेस बन रही है, रिएक्टेंट में 4 थी, इसका मतलब ये वैल्यू अकेली आ रही है विच इज नेगेटिव। बेटा नेगेटिव आ जाएगी मतलब एंट्रोपी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव एंट्रोपी इसी केस में आने वाली है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालकों? आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कुछ भी लगता है कि सर और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या आपको कोई डाउट लगता है, डेफिनेटली मुझसे पूछ लेना, या तो मैं वहीं कमेंट में आपका आंसर कर दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इनको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज? तो एंट्रोपी किस प्रोसेस में डिक्रीज करती है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहा हूं किसी भी टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी करेगी, बिल्कुल सही बात है, करेगी भाई। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस बिल्कुल करेगी करेगी, वाटर को अगर मैं आइस में कर रहा हूं तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, एंट्रोपी कम होगी। यहां पर हमने देख लिया था कि डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव आती है, यहां पर भी होगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ CO गैस ऑन लेड सरफेस, लेड सरफेस पर जब आ जाएगी तो मूवमेंट कम हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर भी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। एंड डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, तो NaCl को वाटर के अंदर ले जाऊंगा तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस एक्वस में और Cl नेगेटिव में, एंट्रोपी वहां बढ़ जाएगी, तो ये नहीं है। इसका मतलब ABCD सारे होने चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई, देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब 9 नंबर पे है। 9th क्वेश्चन, टू ब्लॉक्स ऑफ सेम मेटल हैविंग सेम मास एंड एट सेम टेम्परेचर T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. The change in entropy for the process is, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहले एट थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? T1 प्लस T2 बाई 2। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपका टेम्परेचर जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है।
ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करता टू ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक के लिए हम बात करेंगे तो डेल्टा एस वन हो जाएगा, दिस विल बी सीपी टीपी एलएन टी फाइनल एंड टी इनिशियल विल बी टी वन इन दिस केस। अगर मैं सेकेंड ब्लॉक के लिए बात करता डेल्टा एस टू, ये हो जाता सी पी एल एन टी फाइनल अपॉन टी टू, यही होता क्योंकि फाइनली इनका टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम पे जा रहा है। सो दिस विल बी टी फाइनल, यही आपका टी फाइनल हो जाएगा। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, दिस विल बी सी पी एल एन टी वन प्लस टी टू अपॉन टू है तो ये टू टी वन हो जाएगा, एंड दिस विल बी सी पी एल एन टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी टू हो जाएगा। देख लो भाई, पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा, डन है। चलिए अब अगर मैं बात करूं फॉर प्रोसेस डेल्टा एस निकालूं तो ये हो जाएगी डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, मुझे लगता है यही होगी। हाँ, इन दोनों को ऐड कर दो, और तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर वाला तो हमने लिया ही नहीं है। सीपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, दे भी रखा है देखो एक्सप्रेशंस में, ये हो जाएगा आपका सीपी एल एन टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी वन प्लस सी पी एल एन टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी टू, ये हो जाएगा। तो एल एन प्लस में है, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सो दिस विल बी सी पी एल एन, ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी वन एंड टी वन प्लस टी टू अपॉन टू टी टू, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। दे रखा है कहीं एक्सप्रेशन? दे तो नहीं रखा है, बट ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी सी पी एल एन टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय दो दूनी चार, टी वन टी टू। देखो मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन ये आना चाहिए, ठीक है? कहीं दिख रहा है ये? पहला ही दिख रहा है मुझे लगता है, ए ही दिख रहा है, सी वन सी पी एल एन टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर टी वन टी टू, यही दिख रहा है। ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा। फॉर द केमिकल रिएक्शन द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर लाइक दिस, जहां पे दे रखा है द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट टी इज, तो हमको पता है कि डेल्टा जी नॉट आर जो है वो है 120 माइनस 3/8, टी दे रखा है इस रिएक्शन के लिए। अब पहले केस में टी की वैल्यू दे रखी है 300, रखते हैं, ठीक है? ये ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 300, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो 120 माइनस 900/8, ये हो जाएगा आपका 120 माइनस, अरे 120 माइनस 900/8, तो 120 माइनस 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, बचे 2, 8 दूनी 16.4, 8 पंजे 40, सही है ना? लगभग, मतलब ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में कुल मिला के,
ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, ठीक है, और पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो इस टेम्परेचर पे मेजर कंपोनेंट होना चाहिए x, जबकि दे रखा है y, गलत है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं बेटा, बी पे ले लेते हैं। देखो बी में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब 300 पे ही पॉजिटिव आ रही है तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 280 केल्विन पे डेल्टा जी नॉट आर, मोर पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर और कम हो गया, तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा, तब भी क्या होना चाहिए आपका एक्स ही होना चाहिए, ये भी गलत है इसका मतलब, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब जाके वाई ज्यादा बनेगा, तब वो मेजर कंपोनेंट हो जाएगा, तो यहां पर एक्स अभी तक मेजर कंपोनेंट है क्योंकि रिएक्शन बढ़ ही नहीं रही है आगे, वो स्पॉन्टेनियस है ही नहीं। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में, जब टेम्परेचर हो गया 350, तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा जी नॉट आर की बात करूंगा, ये हो जाएगा 120 माइनस 350 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 350 700 1050 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस, अब इसको मैं देखूं, ये हो जाएगा हम 8 2 8 16 24, ठीक है 24 1 8 एकम 8, ठीक है 2 8 दूनी 16, 131.2 के आसपास आ रहा है मेरे ख्याल से। देखो मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, कहीं मैंने कैलकुलेशन ही गड़बड़ ना कर दी हो, मैं ऐसा कर देता हूँ कभी कभी भावनाओं में बहकर, ठीक है। तो ये 350 गुणे 3 डिवाइड बाय 8, हाँ 131.25 आ रहा है और उसको 120 में से माइनस कर दिया, तो ये आपका लगभग नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, नेगेटिव वैल्यू देने के वाला है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, डेल्टा जी वाली स्पॉन्टेनियस, अब वाई इसका मेजर कंपोनेंट हो जाएगा, और यहां पर बोल रखा है एक्स इफ टेम्परेचर इज 350, यहां पर भी बात नहीं बनी है अपनी, ये भी दाल नहीं गली है। चलिए अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन में, टेम्परेचर जब आपका 315 है तो डेल्टा जी नॉट आर कितना आ गया, ये हो जाएगा 120 माइनस, अब मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, कितना क्या करना है जल्दी जल्दी कराता हूँ ना, 315 गुणे 3 डिवाइड बाई 8, यह आ जाएगा 118.125, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, रिएक्शन अभी भी क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो एक्स इस केस में अभी मेजर कंपोनेंट होना चाहिए, एक्स मेजर कंपोनेंट ही है, मतलब यही ऑप्शन फाइनली हमको सही जाके मिला है। क्लियर है, आसान सा ही क्वेश्चन था, बस यही वैल्यू आपको पुट करके देखनी थी, ये मैंने आपको करके बताया, इवेंचुअली अगर आप जानते तो सिंपल सा खुद ही सोच के कर देते कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बालकों, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, दी ट्रू स्टेटमेंट अमंगस्ट दी फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि S is a function of temperature but delta S is not a function of temperature, both S and delta S are function of temperature, बोल रहा है S is not a function of temperature but delta S is a function of temperature, both S and delta S are not function of temperature, ये तो आप लोग मुझे बताओ क्या होना चाहिए, वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये बट फिर भी बता ही दो बालकों, बता ही दो, बता ही डालो, ठीक है। देखो हमने दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं इस केस में, एस के लिए भी और डेल्टा एस के लिए भी, ठीक है। आप जानते हो डेल्टा एस के केस में अगर मैं बात करूं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग जाएगा, जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमको देखने को मिल जाती है, सो इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डेफिनेटली। और एस की भी बात करूं तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे लेता हूं एनसीपी एल एन टी आ जाता है आपका, ठीक है, बिटवीन द रेंज ऑफ T1 एंड T2, तो वहां पर भी टेम्परेचर का आपको रिलेशन देखने को मिल जाता है, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि ये दोनों ही आपके दोनों ही फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है डेफिनेटली, क्योंकि डेल्टा एस के फॉर्मूले में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी आता है, और एस के केस में तो हम जानते ही हैं वैल्यू निकालना, वहां पे आपने देखा भी होगा कि एन सी पी एल एन डी टी आता है, उसका मतलब यही है कि टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी इसकी होने वाली है, इसका मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर दोनों ही होगा, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, ठीक है, कि दोनों की ही डिपेंडेंसी होती है टेम्परेचर के साथ, डन है। और वैसे भी मैं सोच सकता था, चाहे मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूं चाहे मैं एंट्रोपी की बात करूं, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करूंगा तो एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज दोनों में फर्क आएगा, तो ये अगर मैं लॉजिकली भी सोच के देख लेता तो भी काम चल जाता, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव का मतलब है जिसमें अगर आप उस प्रॉपर्टी को बाइफरकेट कर देते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब साइज एज वेल एज क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, और जितने भी मोलर टर्म्स हैं वो सारे के सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो होते ही हैं। वॉल्यूम को आधा आधा कर दोगे तो आधा आधा हो जाएगा, भैया ये तो नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी, जिसके नाम के आगे मोलर लग जाए वो इंटेंसिव बन जाता है, क्योंकि एक मोल के लिए ही डिफाइन होता है, चाहे कितना भी अमाउंट ले लूं, फॉर वन मोल ही डिसाइड होगा वो। इंटेंसिव है, मोलैरिटी इंटेंसिव है। ई नॉट सेल हम जानते हैं डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स वैल्यू है, चाहे मैं छोटा मटेरियल लूं, बहुत बड़ा सेल ले लूं, कुछ भी ले लूं, ई नॉट सेल उस पर्टिकुलर मटेरियल का सेम ही रहने वाला है, तो साइज पर डिपेंड नहीं करता है। गिब्स फ्री एनर्जी हम जानते हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगी, अमाउंट कम कर दोगे तो कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, मोलर मास फिक्स ही रहने वाला है, ये भी हो जाएगा आपका। मोल नहीं होंगे। अब तुम कहोगे सर अभी तो आपने बोला था मोलर जिसके आगे लग जाए, अरे मोलर क्वांटिटी के आगे लग जाए मतलब फॉर वन मोल डिफाइन होती है। मोल तो खुद एक क्वांटिटी है बेटा, एक मोल दो मोल, अगर एक मोल सब्सटेंस लिया उसको मैंने आधा आधा कर दिया तो आधा मोल इधर आधा मोल इधर, तो वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ना बेटा आपकी। इसका मतलब 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 आपके पास ऐसी क्वांटिटीज आ जाएंगी जो कि आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। आशा करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, कोई भी सॉल्यूशन आपको और चाहिए, कोई डिफिकल्टी आ रही है, किसी के फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रही है, मुझे बताइएगा, जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपके लिए बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे कि 1 मोल आइडियल गैस का, मोनोटॉमिक गैस का, इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज शोन इन द ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। तो अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूंगा तो यहां पे मुझे साफ पता चल रहा है कि W 1 से 2 प्लस W 2 से 3 प्लस W 3 से 1, यही होने वाला है। अब 1 से 2 की तरफ आप देखो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ये वाला है आपका आइसोबारिक। इधर देखो 2 से 3 वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आइसोकोरिक। और इसको देखो, ये आपका पीवी कर्व चेंज हो रहा है, मतलब ये हो गया आइसोथर्मल। डन है। अब आइसोकोरिक में तो आप जानते हो ऑलरेडी कि ये वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो पी डीवी होता है, तो डीवी में कोई चेंज नहीं है तो जीरो हो जाएगा, इसको तो हटा दो। अब आ जाओ आप इधर करो, ये हो जाएगा माइनस पी V2 माइनस V1 हो जाएगा, पहले तो ये हो गया। अब इधर आप देखोगे माइनस NRT ln V2 ओवर V1, यही होता है, हम जनरली इसी को यूज करते हैं बेसिकली। अब आप देखो NRT वाले केस में पंगा ये आ रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर मेंशन नहीं है, ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रही है आइडियल गैस के लिए। इसका मतलब P1 V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2। अब N भी कांस्टेंट है क्योंकि 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। मैं किसी भी वैल्यू से ले लूं तो P1 V1 इज इक्वल टू NRT हो जाएगा। तो NRT की वैल्यू मैं P1 V1 से रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं सर, तो इसको रखो। पहले एक्सटर्नल प्रेशर इस केस में देखो सर, ये 1 है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पे फाइनल है 40, इनिशियल है 20, तो ये 40 माइनस 20 हो गया, माइनस P1 मान लो ये रख दिया मैंने 0.5 एंड V1 रख दिया 40, तो हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 ln V2 20 अपॉन 40 हो जाएगा, यही हो गया। इसको देखो, ये आ जाएगा माइनस का 20 ln 1/2, इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है हमें, हाँ log 2 की वैल्यू दे रखी है और ln 10 की भी दे रखी है, तो इसको आप लिख लो, ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 20 ln 2 हो जाएगा। अब इसको लिखोगे माइनस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, तो 303 नहीं लिखना, 2.3 लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय log 2, ये वैल्यू आ गई माइनस 20 प्लस 20 गुणे 2.3 गुणे 0.3, ये आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं पहले। ठीक है, आपके पास टोटल वर्क जो है वो -20
प्लस ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा 20×30 मतलब 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 बारह 18 एक 6 दूनी 12 और एक 13 पॉइंट लगाया 13.8 ये आ गया प्लस का 13.8 13.8.2 14 6 माइनस का 6.2 बार लीटर आ गया। अब उन्होंने पूछा हुआ है ये जूल में, हम जानते हैं कि 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। एक तो ये आता है हमारे पास और एक आता है हमारे पास 1 ATM लीटर विल बी इक्वल टू 101.325 जूल। हमको बार लीटर से जूल में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हो जाएगा -620 जूल हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा है मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 620। डन है वालों को? आशा करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। डन है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपना 40 नंबर क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है? 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 310 केल्विन टू 270 केल्विन कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ गैस फ्रॉम 217.1 ml टू 167.75 ml. The change in internal energy of the process is -x joule. The value of x is. ठीक है सबसे पहले निकाल लो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O। ये हो जाएगा आपका 2.2 डिवाइड बाय N2O बोले तो 14 दूनी 28 और 28 38 48 4 कम कर दो 44। ये गया, ये आया, ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, और हमको और क्या दे रखा है? मोलर हीट कैपेसिटी भी दे रखी है। इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू NCP dt हो जाएगा और आई कैन से डेल्टा T हो जाएगा। N आ गया 1/20, CP आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है 310 से 270, तो 270 माइनस 310। ठीक है, ये आ जाएगा 1/, अरे इसको तो सॉल्व कर लो ना, 20×5 = 100। ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा माइनस का 40, 4×5 = 20, माइनस का 200 आ गया ये तो पहले। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें कॉजिंग अ कंप्रेशन ऑफ गैस फ्रॉम दिस टू दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं -P dV हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा वॉल्यूम V2 167.75 माइनस 217.1 ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1000 से इसको डिवाइड दे दो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ATM लीटर में। करो भाई, कैलकुलेटर से कर लेता हूं, देखो मैं थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बालकों। ये है आपका 167.75 माइनस 217.1, ये आ जाएगा और इसको हमने डिवाइड दिया है 1000 से, और इसको अब लीटर ATM को, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका मेरे ख्याल से जूल में ही आ रहा होगा, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब ATM लीटर को अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो मैंने अभी बताया था 101.325 जूल। ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है 101.325 से, ये आ जाएगी 5 माइनस के 5 जूल आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है नहीं माइनस क्यों आएगी, प्लस आएगी ना, ये तो प्लस आ जाएगी। देखो भाई, डन है। अब वर्क डन भी आ गया है, डेल्टा H भी आ गई है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा डेल्टा H प्लस W, ये हो जाएगा आपका -200 प्लस 5, दिस विल बी माइनस का 195 जूल हो जाएगा, और उसने केवल मैग्नीट्यूड पूछा है x की वैल्यू, तो दिस शुड बी 195। ठीक है बालकों, देख लो डन है।
डन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 5 मोल ऑफ हीलियम गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो आइसोथर्मली तो मतलब W रिवर्सिबल निकालना है, ये हो जाएगा -nRT ln V2/V1 -5 इंटू R की वैल्यू दे रखी है 8.3, टेम्परेचर दे रखा है 300, ln नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log V2 20/10, ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी वैल्यू है ये तो, बट ठीक है। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। ये आ जाएगा आपका, दिस वैल्यू इज 8630.3 आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 8630 ही बोल दूंगा मैं इसको, जूल आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 8630। डन है बालकों, देख लो भाई, क्या ये सभी को क्लियर है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। आ जाओ अगली बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब पी एक्सटर्नल हो गया 0, ठीक है, पी एक्सटर्नल हो गया 0, तो ये फ्री एक्सपेंशन का केस हो गया। ठीक है, इसका मतलब W हो गया 0। बोला हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन दिस एक्सपेंशन इज, ठीक है। अब दूसरा हमको पता है कि आइडियल गैस है प्लस आइसोथर्मल कंडीशन है, इसका मतलब du भी हो गया 0। फर्स्ट लॉ को लगाओ, du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों ही 0 हैं, इसका मतलब Q की वैल्यू आ जाएगी 0। सिंपल सा है ये तो, ठीक है, यहाँ पे आएगी 0 बेटा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। आशा करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देख के बहुत टिपिकल लग रहा होगा क्या क्या करेंगे, बट हाँ, फ्री एक्सपेंशन का केस है तो W 0 हो गया। दूसरा आपके पास आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशन में दे ही रखी है, उस केस में हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लो कि 2 0 है तो तीसरा भी अपने आप 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बेटा 17 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि फॉर अ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन एन ओपन कंटेनर एट 300 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, डेल्टा एच सी दे रखी है इसकी कंबशन की, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। तो अगर मैं बात करूंगा मैग्नीशियम प्लस हाफ O2, दिस विल बी सॉलिड, दिस विल बी गैसियस एंड दिस विल फॉर्म MgO सॉलिड, यही बनेगा। इस पूरी प्रोसेस के लिए डेल्टा H नॉट सी दे रखा है माइनस का 601.70 किलो जूल पर मोल, ठीक है। N की वैल्यू दे रखी है 1 मोल, आपके पास इधर से देख लो डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई 0 माइनस हाफ, दैट विल बी माइनस हाफ आ गई। आप डेल्टा Ng आपने निकाल ही लिया है, आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। ओके, क्या यूज किया जा सकता है? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा Ng RT, मुझे लगता है यही इस्तेमाल कर सकते हैं बस, तो आप लगा दो। तो माइनस का 601.7 माइनस डेल्टा Ng हो गया माइनस का हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R दे रखा है 8.3, टेम्परेचर दे रखा है 300,
तो 300 से करूँगा, ये हो जाएगा 150। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। ये किलो जूल में और है ना, ये भी तो पंगा है। तो इसको डिवाइड दे दूं 1000 से ताकि किलो जूल में आ जाए सीधे सीधे। ये हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाइड बाई 8.3, 1245 डिवाइड दिया 1000 से, ये हो जाएगा 1.245 में से माइनस किया 601.7, ये आ जाएगा 6 माइनस का 600.45। अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो माइनस का 600 किलो जूल आएगा ये। ठीक है, सही है। तो ये आ जाएगा 600, वो भी माइनस का। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 600। डन है वालों को? आशा करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देख लो, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि at 25 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम of iron reacts with HCl to form FeCl2. The evolved hydrogen gas expands against a constant pressure of 1 bar. The work done by the gas during this expansion is in joules. बताओ भाई। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से कि क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, हमने पढ़ भी लिया है। अगर आप देखोगे 50 ग्राम आयरन है जिसने रिएक्ट किया है HCl के साथ। तो पहले रिएक्शन की जरा बात कर लेते हैं कि हमारे पास है Fe जिसने HCl के साथ रिएक्ट किया है और दे भी रखा है कि FeCl2 बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। इसको अगर बैलेंस करूं तो ये हो जाएगा Fe + 2HCl gives us FeCl2 + H2। अब इस रिएक्शन में आप देखो, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe निकालने हैं। तो 50 ग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हो गया 55.85। ये आ गए इसके मोल्स। अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री को, तो साफ बताती है कि 1 मोल आयरन का 1 मोल H2 रिलीज करता है। और सारा क्वेश्चन H2 पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में H2 की ही चर्चा कर रखी है, उसी के रिलेटेड वर्क डन भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe। दिस शुड बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 55.85। ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रखा है कि 50 ग्राम आयरन रिएक्ट विद HCl to form FeCl2. The evolved hydrogen gas expands against a constant pressure of 1 bar. The work done by the gas during this expansion will be, और बोला हुआ है assume hydrogen as an ideal gas, ideal gas की तरह इसको यूज करेंगे। तो हमको पता है कि W जो है वर्क डन वो -PdV होता है। वैसे अब आइडियल गैस की बात कर रखी है तो इस केस में मैं ले लूंगा PV ले लूंगा, और PV मैं जानता हूं आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV इज इक्वल टू nRT। द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू चेंज इन दिस एंटायर प्रोसेस विल बी नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि दिस शुड बी माइनस ऑफ डेल्टा NG/RT। यही होने वाला है आपके पास। अब आप देखो ये सॉलिड है, ये HCl के बारे में वैसे दे नहीं रखा है कि कौन सा स्टेट में है, बट ठीक है हम मान के चलते हैं कि इसका कोई रिलेशन है नहीं हमारे पास। अदरवाइज FeCl2 जो बनेगा वो भी सॉलिड बनेगा, और तो कुछ नहीं है। देखो पूरी इक्वेशन में और कुछ भी गिवन नहीं दे रखा है, इसका मतलब ओनली दिस इक्वेशन इज गोइंग टू वर्क। बस यही मुझे इक्वेशन लगानी है जिससे मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। यही पूछा है ना उसने, दी वर्क डन बाय दी गैस। हाँ, वर्क डन बाय दी गैस की बात कर रहा है, निकाल लेते हैं। इस केस में अगर मैं बोलूंगा दिस विल बी माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 55.85 मल्टीप्लाइड बाय R 8.314 दे रखा है पूरा का पूरा, मल्टीप्लाइड बाय और क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 डिग्री दे रखा है, मतलब ये 298 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए कैलकुलेशन में कर लेता हूं कैलकुलेटर पर, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अदरवाइज ये हो जाएगा आपका 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 55.85। इसको देखोगे आ जाएगा आपका 2218.05।
अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा 2218 आ जाएगा आपका, सही है कि नहीं। और वर्क डन है डेफिनेटली जूल में ही आने वाला है, तो ये राउंड ऑफ करके वैल्यू 2218 आ जाएगी आपकी। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो अगर आपको कंफ्यूजन हुई हो तो मुझे बता देना, नहीं होगी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आसान सा ही है ये सारा पार्ट। डन है, चलिए भाई, अब अगर ये क्लियर है तो आगे बात कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ABC शोन इन द फिगर। तो हम जनरली जानते हैं कि ये पीवी वर्क डन की बात कर रखे हैं, ये प्रेशर दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है। तो उस केस में वर्क डन जब भी आपको ऐसे कर्व में दिया जाए तो वो होता है एरिया अंडर द कर्व, दैट शुड बी दी वर्क डन। तो मुझे बस वो एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा एरिया हो जाएगा, अब ये ट्रेपेजॉइड टाइप का बन रहा है तो इसमें हम जानते हैं एरिया निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड में ए बी है, ए बी का सम, और साथ में इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट है, ओ सी का सम मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट अगर देखोगे मान लो ये ओ ए हो जाएगा, ओ ए विल बी दी हाइट, ऐसे निकालते हैं। ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम के केस में हम लोग इस तरीके से ही इसका एरिया निकालते हैं। अब आप कर लो, ये हो जाएगा 1/2, ए बी कितना दे रखा है 2 से, ये ओ पॉइंट है 0 मत समझना इसको, तो ये 2 से 8 ये जा रहा है, हाँ 8 तक, तो इसका मतलब ये हो गया 6 प्लस ये जा रहा है 2 से 12 तक, मतलब ये हो गया 10, और हाइट हो गई है 2 से 8 की मतलब 6, तो ये हो जाएगा, ये 3 टाइम्स गया, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 48 पास्कल मीटर क्यूब, यही होगा। और आप जानते हैं इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 48 जूल बोल सकता हूँ। पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल टू जूल, 1 पास्कल मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, तो आपका 48 आ गया ये आंसर ही। तो आसान सा ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, काफी ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर है, देख लो भाई, अगर फिर भी कोई समस्या परेशानी हो जस्ट लेट मी नो। आगे बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। अब हम लगभग 2/3 पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब जो हमारा पार्ट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। आप देखो थोड़े से इंटीजर क्वेश्चन अब आना शुरू हुए हैं। तो 0.3 ग्राम ऑफ इथेन undergoes combustion at 27 degree Celsius in a bomb calorimeter. The temperature of the calorimeter system, including the water, is found to be rise by 0.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है 0.5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। The heat evolved during combustion of ethane at constant pressure is, और हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम इज गिवन, आर की वैल्यू भी दे रखी है, आइडियल गैस बिहेवियर हमको मेंशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं हीट रिलीज्ड बाय कैलोरीमीटर, ये हो जाएगा आपका सी डेल्टा टी, और रिलीज हो रही है तो माइनस में आएगी, दिस विल बी माइनस सी, कितना दे रखा है 20 किलो जूल दे रखा है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो गया। डेल्टा टी दे रखा है 0.5, इसको किया ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, 10 से ये चला गया 10 बार चला गया, ये हो जाएगा -10⁻⁴ हो जाएगा, पर ये वैल्यू आएगी हमारी जूल में, केवल जूल में आई है ये। अब अगर मैं बात करता हूं इस पूरे सिनेरियो में, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, हमें अच्छा किलो जूल में ही चाहिए यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका -10 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है किलो जूल में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलूं और क्या दे रखा है, टेम्परेचर है, मोल्स निकालने हम लोग इथेन के, मोल्स ऑफ इथेन ये हो जाएंगे 0.3 डिवाइडेड बाय 30, ये हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो हमारे पास हीट रिलीज जो ये कैलोरीमीटर से वो इतनी है, और इतने मोल के लिए निकालेंगे हम बोल सकते हैं दैट शुड बी डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज पर मोल के लिए निकालेंगे तो जितनी हीट रिलीज हुई है -10 डिवाइडेड बाय 1/100, सो दिस शुड बी माइनस का 1000 किलो जूल पर मोल, ठीक है, क्योंकि मोल से डिवाइड दे दिया तो हमारे पास आ गया कितना
किलो जूल पर मोल में आया है। चलो एक काम तो हमारा हो गया। अब इसने क्या बोला है, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा एच की बात कर रहा है बेसिकली ये। तो हम जानते हैं कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही होने वाला है। अब हमको चाहिए डेल्टा एन जी, मतलब C2H6 है, इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई, तो ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, इससे बनेगा CO2 गैसियस और साथ में बनेगा H2O लिक्विड। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन होती है हमारी। इसको अगर मैं देखूंगा, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन इधर कर दिए, 6 हैं तो 3 इधर कर दिए, 4 और 3 7, तो दिस विल बी 7/2। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एन जी निकालूंगा, ये हो जाएगा 2 माइनस, इधर आ जाएगा 1 माइनस 7/2 मतलब 3.5, तो ये हो जाएगा 4.5 में से 2 गया, माइनस का 2.5 आ गया ये। ठीक है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू भी आ गई है। अब इधर अगर आप वैल्यू पुट करते हो, दिस विल बी -1000 माइनस डेल्टा एन जी -2.5 आया है, मल्टीप्लाइड बाय आर दे रखा है, कितना आर कहाँ गया, आर 8.3 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री दे रखा है, मतलब 300, बट ये वैल्यू आएगी जूल में, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड दे दूं, बस। अब और कुछ नहीं करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर से। देखो मैं कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं, तुम लोग कोशिश करना खुद से करने की। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.3, क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है, ऑब्वियसली मुझे सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, डिवाइड बाई 1000, तो ये हो गया 6.225, और इसमें मैं 1000 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस का 1006.225 आ जाएगा किलो जूल पर मोल। बिल्कुल, उन्होंने बोला है इसको इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में करो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1006 किलो जूल पर मोल वालों को, तो ये आ जाएगा 1006। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इवॉल्व हो रही है तो माइनस नहीं लिखा है, क्योंकि माइनस का साइन का मतलब ही होता है इवॉल्व हो रही है वो। ठीक है, डन है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, और ये क्लासिकल क्वेश्चन है आपके बॉम्ब कैलोरीमीटर के, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल मैं देख रहा हूँ, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन आएंगे, आप बेसिक आइडिया समझ लो, आपका सारा काम हो जाएगा, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस, और सब कुछ दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं हाफ Cl2 गैसियस को मुझे कन्वर्ट करना है Cl नेगेटिव एक्वस में, तो हेस लॉ लगाऊंगा मैं, इसको पहले कन्वर्ट करूं Cl गैसियस में, तो मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करता हूं Cl नेगेटिव में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज होगी, और इसको कन्वर्ट करता हूं गैसियस से एक्वस में, तो हाइड्रेशन एनर्जी लगेगी, और ये है मेरा डेल्टा एच रिएक्शन जो मुझे निकालना है। तो हेस लॉ क्या बोलता है कि भैया डेल्टा एच रिएक्शन जो है, और एच नॉट मान लेते हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। निकालो भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है 240 को 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है -350, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी दे रखी है -380, ये हो जाएगा 120 माइनस 0 0 8 9 10 11 12 13 3 3 3 6 और 1 7 730, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 610। ठीक है, 610 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, द एंथैल्पी चेंज विल बी 610। ठीक है, देख लो बालकों, ये भी आसान सही था, हेस लॉ का है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है बेसिकली, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था 21वां, अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे थे नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस बताने हैं जिसमें डेल्टा एच जो है वो आपका पॉजिटिव आता है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जनरली डिसोसिएशन वाले जितने काम होते हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं।
तो आप देखो I2 को I में तोड़ना है, डिसोसिएशन है, ठीक है, और एटोमाइजेशन है, इसको मैं बोल सकता हूं एटोमाइजेशन है, तो ब्रेकिंग है, डेफिनेटली डेल्टा H इसमें पॉजिटिव होगा। HCl को फिर ब्रेक डाउन करना है, ये भी आपका डेल्टा H पॉजिटिव होगा। H2O लिक्विड को गैशियस में कन्वर्ट करना है, वेपराइजेशन है, एनर्जी चाहिए, वेपराइजेशन में भी डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ये कंबस्चन है, दिस प्रोसेस इज कंबस्चन, और कंबस्चन में हमेशा डेल्टा H नेगेटिव होता है क्योंकि कंबस्चन के टाइम हीट रिलीज होती है, तो ये नहीं होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो आयन टूटेंगे, ये प्रोसेस भी क्या है आपकी डेल्टा H पॉजिटिव वाली है। तो कुल मिला के मेरे पास 1 2 3 और 4 प्रोसेसेस ऐसे आ गए हैं जो कि एंडोथर्मिक होने वाले हैं। आंसर विल बी 4। ठीक है, देख लो। कोई चीज नहीं समझ में आए बालकों बता जरूर देना ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड कर सकूं। वैसे है बहुत आसान। चलो आगे की बात करते हैं। अगला है अपना 23वां क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथीन। ठीक है, ये रिएक्शन भी दे रखी है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 1406 किलोजूल पर मोल, ऑलरेडी दे रखी है। मतलब यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू आपको दे रखी है -1406 किलोजूल पर मोल। द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम इज, ओके ठीक है, पहले आप निकाल लो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये लगा लो पहले तो ये हो जाएगा -1406 प्लस डेल्टा एन जी, तो 2 गैशियस इधर हैं और इधर है 3 और 1 4 गैशियस, डेल्टा एन जी निकालोगे -2 आएगा, -2। आर की वैल्यू 8.3 ही यूज करनी है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, बढ़िया आएगी जूल में, ये है किलो जूल में, तो भैया 1000 से इसको डिवाइड दे देते हैं। इधर से हम करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1406 और माइनस का 2 0 से 2 0 कट गए, इससे ये चला गया 5 बार। तो अगर मैं 8.3 को सीधे सीधे डिवाइड दे दूं, 8.3 डिवाइड बाय 5, 1.66 आ गया। ठीक है, यही है ना, बिल्कुल सही है। और 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूं, 4.98 हो गया, और इसको मैं ऐड कर दूं 1406 के साथ, सो दिस शुड बी, ठीक है, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1410.98 आ जाएगी। ये वैल्यू आई है आपकी पहली बात तो। चलिए ठीक है, अब उसने बोला है सेकेंड पार्ट कि क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस नीडेड टू रीच द इक्विलिब्रियम। तो मैं जानता हूं एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0। तो टी डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1410.98, अप्रोक्सीमेटली करूं तो ये माइनस का 1411 हो जाएगा। देख लो भाई, माइनस का 1411, और ये वैल्यू डेफिनेटली आएगी आपकी किलो जूल में ही चल रही है सारी की सारी, तो ये किलो जूल में आएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 1411। ठीक है, माइनस का साइन ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, डन है। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन था, 2 कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया था। आ जाओ भाई। अरे अरे भाई साहब, अरे मैं क्या, A2 प्लस B2 गिव्स अस 2AB। अगर इस केस में डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखी है -200 किलो जूल, तो हो जाएगा A2 प्लस B2 गिव्स अस 2AB, और ये डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन दे रखी है -200 किलो जूल पर मोल। If the bond enthalpies of A2, B2 and AB are in the ratio of 1:0.5:1, then the bond enthalpy of A2 is, ठीक है, मान लेते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी A2 की हो गई x, तो बॉन्ड एंथैल्पी B2 की हो जाएगी 0.5x, एंड बॉन्ड एंथैल्पी AB की हो जाएगी फिर से x, 1:0.5:1, बिल्कुल।
अब आप लगा दो, तो ये हो जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, यही होगा। तो यहां से आप वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा x प्लस 0.5x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 200 ये हो जाएगा आपका 1.5 माइनस का 0.5x विल बी इक्वल टू माइनस का 200, x की वैल्यू आ गई 400। बस यही करना था मेरे ख्याल से, ठीक है। और यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल में। तो x क्या था हमारा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, यही निकालना है। ये आ जाएगा 400 वाला को, ठीक है। आसान सा ही था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है और कुछ नहीं किया है बस, ठीक है। अगर एंथैल्पी के टर्म में होता तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करते, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन पर। अब बस 5 क्वेश्चन ही और बच्चे हुए, उसके बाद खत्म। देखो भाई क्या बोल रहा है कि फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेनॉल दे रखा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड बाय द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस मच, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट और किलो जूल पर मोल में दे रखी है, मतलब डेल्टा यू की बात कर रहा है, माइनस का 726 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर आपको दे ही रखा है 300 केल्विन। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन इज, enthalpy of combustion, the amount of heat produced as measured by bomb calorimeter is this much। तो डेल्टा एच निकाल लो, और क्या है, दिस विल बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये दे रखी है माइनस 726 प्लस डेल्टा एन जी, लिक्विड हटा दो एक, और इधर हो जाएगा 1.5 माइनस का 0.5 माइनस का 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 8.3 ही लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय 300, बट आर की यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल, तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड भी दे देंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा, ये आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1000, और इसको मैंने ऐड किया है 726 में, ये हो जाएगा माइनस का 727.245 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी देयर, उसने यही तो पूछा है हमसे कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो दिस शुड बी 727 होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, नियरेस्ट इंटीजर तो यही होगा, माइनस 727 आ जाएगा, ठीक है भाई, देख लो। आसान सा ही क्वेश्चन है ये तो, डन है। कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता देना, वैसे तो नहीं आएगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन है काफी ज्यादा आसान। डन है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई, अब 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल परफॉर्मिंग अ थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कि HCl और NaOH को जब मिलाते हैं तो NaClH2O बनता है। उस केस में डेल्टा H तो हमको पता ही है, स्टैंडर्ड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की जो एनर्जी निकलती है -57.3 किलो जूल पर मोल है। CH3COS के साथ करता है तो इतनी निकलती है। The enthalpy of ionization of CH3COOH as calculated by the student is, तो इन्हीं दोनों रिएक्शन का बेसिकली यूज करना है। तो अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो ये हो जाएगा CH3COOH, आपको देखना चाहिए टूटते हुए CH3COO नेगेटिव में और साथ में H पॉजिटिव में, तो H पॉजिटिव से कुछ जाके जुड़ जाए, CH3CO नेगेटिव से जाके कुछ जुड़ जाए बेसिकली, जो कि यहां मुझे दिख रहा है, ठीक है। डन है, चलो मुझे समझ में आ चुका है बेसिकली करना क्या है, कि पहली रिएक्शन देखो CH3COOH प्लस NaOH, इसको देखोगे तो यहां से CH3COO Na बन रहा है और साथ में H2O बन रहा है। इस केस में डेल्टा H दे रखी है माइनस का 55.3 किलो जूल पर मोल। पहली वाली रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो, ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O gives us HCl प्लस NaOH।
तो इस केस में डेल्टा एच उल्टा किया है तो माइनस का प्लस बन जाएगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बन जाएगी, ये हो जाएगा 57.3 किलो जूल पर मोल करना जरा दोनों को ऐड, यहां से H2O से H2O गया, NaOH से NaOH गया, दिस विल बी CH3COOH plus NaCl gives us CH3COO negative Na plus H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो ये भी टूट गया और ये भी टूट गया, यही चाहिए था हमको, तो इन दोनों रिएक्शन को यूज करना था। डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा, बस इन दोनों को ऐड करने से बनाया है, तो -55.3 प्लस 57.3 ये हो जाएगा 2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो द आंसर विल बी हाँ नियरेस्ट इंटीजर तो आ ही गया है, तो सीधे सीधे आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 किलो जूल पर मोल। देख लो भाई डरने वालों को, ये भी आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है भाई, 27 की बात करते हैं। द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब CPM दे रखा है, ये दे रखा है 20.785 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है भाई, the change in internal energy is 5000 joule upon heating it from this much to this much. The number of moles of gas at constant volume is ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा U की बात करूं, NCVM डेल्टा T होता है पहली बात तो। अब इसके लिए NCVM चाहिए, तो आप जानते हो CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R होता है कि नहीं। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा CVM विल बी इक्वल टू CPM माइनस R 20.785 माइनस 8.314 कैलकुलेट करें इसको, ये हो जाएगा 20.785 माइनस 8.314, दिस विल बी 12.471। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं, डेल्टा टी हमको दे रखा है 300 से 500 मतलब 200 केल्विन, तो यही दे रखा है सीधे। ठीक है, चलो जी, डेल्टा यू की बात करूं, ये मेरे को दे रखी है 5000 जूल। ठीक है, तो बस अब सब कुछ आ गया, आप यहां से एन की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय CVM डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका 5000 डिवाइडेड बाय 12.471 मल्टीप्लाइड बाय 200। इससे ये गया, इससे ये 25 गया, ये लगभग 12.5 है, 25 है, तो मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास ही आएगी वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आसान सा ही था, तो डायरेक्टली आ गया, देख लो। ठीक है, तो आप देखो ऐसे कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं थर्मो के अंदर, बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप फॉर्मूला सटीक लगाओगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड and the entropy change at the melting point is this much. Okay. The melting point of the sodium chloride is nearest integer तक। तो अगर मैं डेल्टा H की बात करूं, वो दे रखा है 30.4 किलो जूल दे रखा है। ठीक है, 1 मोल के लिए दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ये भी दे रखा है 28.4 जूल पर केल्विन। ठीक है,
तो इसको मैं लिख सकता हूं 30.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल। सही है। उसने बोला है दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज, ठीक है, इसका मतलब स्टेट चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स दी स्टेट विल बी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हो गया तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 हो गया, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस हो गया। तो टेम्परेचर की मैं बात करूं, टेम्परेचर जो कि मेल्टिंग पॉइंट का है वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आना चाहिए। बस यहां से आप करो, ये हो जाएगा 30.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 28.4। कर लें इसको, डिवाइड दे लें। अरे और तो कुछ है ही नहीं ना, और कोई डेटा ही नहीं दे रखा है, क्योंकि बस यही यूज होगा। तो ये हो जाएगा 30.4 डिवाइडेड बाय 28.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आ गया आपका 1070.42 केल्विन। अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा तो दिस विल बी 1070 केल्विन। ठीक है, आंसर विल बी नियरेस्ट इंटीजर तक दे ही रखा है 1070। ठीक है बालकों, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे बेसिकली जब आपका स्टेट चेंज होता है, स्टेट कन्वर्जन की बात करते हैं, तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो डेल्टा एस जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है दैट विल बी इक्वल टू जो भी हीट जनरली चेंज होती है डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर जो भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। मतलब इट मे बी फ्यूजन, जैसे यहाँ पे फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन, और टेम्परेचर जो है दिस शुड बी मेल्टिंग पॉइंट। तो आप ये भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला, नहीं तो आप डेल्टा जी वाला भी यूज कर सकते हो, दोनों से वही बात आएगी। तो ये हमारे पास डेल्टा एस फ्यूजन दे रखी है, डेल्टा एस हमको दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, और आपके पास आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, डन है, आ जाओ भाई। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लॉग के फॉर द रिएक्शन इज, और क्या दे रखा है, डेल्टा एच नॉट दे रखा है, डेल्टा एस नॉट दे रखा है। तो पहले आप डेल्टा जी नॉट लगा लो, ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है माइनस का 54.07 किलो जूल है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये 2 0 से 2 चले गए, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 54070। ठीक है, माइनस टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर 298 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस दे रखा है -10। इसको अगर मैं देखूंगा ये हो जाएगा माइनस का 54070 माइनस माइनस हो गया प्लस 2980 हो गया। इसको अगर मैं करूं 54070 में से 2980, ये हो जाएगा माइनस का 51090। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, यही होता है। ये वैल्यू दे रखी है मुझे -51090 विल बी इक्वल टू माइनस का आर हो जाएगा 8.314 यूज करेंगे, टेम्परेचर है 298, यही है ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 5705, बड़ा वियर्ड सा केस है, -5705, इधर वैल्यू लगा रही है, ऐसा क्यों है? मतलब ये स्पेसिफिक वैल्यू जब देते जब सब कुछ कट जाता है। ओके रुको, थोड़ा सा तिगड़म बढ़ाता हूं मैं जरा, इस माइनस को जरा मैं प्लस रखता हूं, तो ये हो जाएगा 54070 प्लस 2980 57050। हाँ, ये बेटा गलत टाइपो हो गया है, ये प्लस होगा शायद, दिस विल बी प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 2980, और ये जब आएगा
तो सेम वैल्यू आएगी, माइनस का 5705 आएगी। अरे खतरनाक टाइपो एरर है बेटा, चेक कर लेना इसको, ठीक है, मुझे लगता है गलत दिया है, वरना इतना इजीली आसान से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये हो जाएगा -57050 लॉग के इक्विलिब्रियम, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 10 टाइम्स, तो लॉग के इक्विलिब्रियम तभी आ रहा है बिल्कुल ऐसा 10 वाली वैल्यू में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, दिस विल बी 10, ठीक है, डन है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आ जाओ भाई, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स अस C प्लस D, डेल्टा H नॉट रिएक्शन दे रखी है, द एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज दिस मच, मिनिमम टेम्परेचर विद विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस इज। तो मान लेते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी की बात कर दी है, मतलब डेल्टा G नॉट शुड बी लेस देन 0, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब डेल्टा H नॉट शुड बी लेस देन टी डेल्टा S नॉट, ठीक है भाई। डेल्टा H नॉट अपॉन डेल्टा S नॉट शुड बी लेस देन टेम्परेचर। अब क्या करें, ये दे रखा है 80 किलो जूल, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइड बाय, ये दे रखा है 2T इज लेस देन T, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 80 छोड़ो, इसको कर दो ना, ये 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ शुड बी लेस देन T²। इसका मतलब T शुड बी ग्रेटर देन 200 केल्विन। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस इज मोर देन 200, तो ये 200 कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी स्पॉन्टेनियस। वैसे तो 200 से ऊपर होना चाहिए डेफिनेटली, अगर ये कंडीशन लग रही है तो इट शुड बी मोर देन 200, बट मैं बोल सकता हूँ कि अगर इंटीजर नियरेस्ट 200.1 होता या 200.01 ही होता तो इंटीजर बेस पे नॉर्मली हम बोलते थे 200 होगा वो, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर थर्मोडायनेमिक्स। आशा करता हूं आपको सारा पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई भी समस्या आए तो मुझे बता जरूर देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकूं। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, मजे से प्रिपरेशन को चालू रखो, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मोमेंट आ गया है जहां पे आपको सारी चीजों को एक साथ रिवाइज करते हुए चलना है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी बहुत हेल्प करती है। और आपको कोई और चीज की भी परेशानी आए, जस्ट लेट मी नो, मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से हेल्प करने की, और कुछ भी हो पाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।